दोस्तों, एक पल के लिए इस बिल्कुल सामान्य से दिखने वाले परिवार की कल्पना कीजिए। बाहर से देखने में हर सदस्य अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त, कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं। मगर हकीकत में इस परिवार का असली पेशा कुछ और ही है। इनके ठगी करने का अंदाज इतना अलग है कि पुलिस वाले, सरकारी बाबू, यहाँ तक कि नेता तक इनके जाल में फंसते चले जाते हैं। इन लोगों का भोलापन ही इनका सबसे कारगर हथियार बनता है। लाखों की रकम गायब हो जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। मगर एक दिन ये लोग अपने ही बिछाए जाल में उलझ जाते हैं और वहां से निकलने के लिए ये लोग जो प्लान रचते हैं वो पूरे शहर को हिला देता है। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 2017। सर्वानंद अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटा सा खाने का ढाबा चलाता है। स्वाद अच्छा है, इसलिए ग्राहक भी ठीक ठाक आते हैं। घर के सभी सदस्य किसी न किसी तरह इस काम में हाथ बंटाते हैं। एक दिन एक फूड ब्लॉगर टाइप लड़का यहाँ खाना खाने पहुंचता है। खाना उसे इतना पसंद आता है कि वह गदगद हो जाता है। सर्वानंद उस वक्त काउंटर संभाल रहा होता है। बिल बनाते बनाते बातचीत शुरू होती है। दीवार पर परिवार की तस्वीरें टंगी हैं, मगर अजीब बात यह है कि कोई भी चेहरा आपस में किसी दूसरे से मेल नहीं खाता। ये बात लड़का उत्सुकता से पूछ बैठता है और सर्वानंद बिना किसी हिचक के बता देता है, यह उसकी पत्नी मित्रा है, यह सास जानकी और यह साला जैकी। जैकी की तस्वीर देखकर लड़का चौंकता है, क्योंकि भाई बहन होकर भी मित्रा और जैकी की शक्ल में कोई समानता नहीं। फिर नजर पड़ती है परिवार के सबसे छोटे सदस्य सर्वानंद के बेटे जीवा पर। लड़का टिप्पणी कर बैठता है कि बेटा तो मां पर नहीं, हूबहू पिता पर गया है। ठीक उसी वक्त खाना परोस रही मित्रा गुस्से में वहां से चली जाती है। सर्वानंद हल्के में टाल देता है कि घर में यूं ही तनाव रहता है, नई बात मत उठाओ। साथ ही बताता है कि जीवा दिव्यांग है और व्हील चेयर पर ही चलता फिरता है। कुछ दिन बाद एक और ग्राहक जीवा से मजाक में पूछता है कि वह पापा को ज्यादा प्यार करता है या मम्मी को। मित्रा जवाब सुनने के लिए देखती रहती है। जीवा ऊंची आवाज में कहता है कि मम्मी को ज्यादा चाहता है, मगर फौरन आदमी के कान में फुसफुसाकर बताता है कि असल में पापा को उससे भी ज्यादा प्यार करता है। बस ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि मम्मी पापा में अक्सर झगड़ा होता रहता है। खाना खत्म होने पर सर्वानंद जीवा को स्कूल छोड़ने निकलता है। रास्ते में जीवा बताता है कि उसका दोस्त दौड़ में पहले नंबर पर आया और पूछता है कि वह खुद कब रेस में हिस्सा ले पाएगा। सर्वानंद झूठा भरोसा दिलाता है, अगले साल। स्कूल में जीवा दौड़ तो नहीं सकता, मगर दिमाग से बहुत तेज है और बाकी इंडोर गेम्स खेलता है। साथ ही वो उसी दिन शतरंज में चैंपियन बनकर मेडल भी जीतता है। छुट्टी के बाद जीवा अपने पापा का इंतजार करता रहता है। यहाँ हमें पता लगता है कि सर्वानंद रोज ही देर से आता है। इंतजार करता जीवा गुस्से में है, पर वो अकेला घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि व्हील चेयर खुद नहीं चला सकता। सर्वानंद जब वहां पहुंचता है तो जीवा गायब मिलता है। टीचर बताती है कि जीवा को तो उसके चाचा ले गए। यह सुनकर सर्वानंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि 7 साल पहले शहर छोड़ने के बाद इस शहर में उनका कोई रिश्तेदार है ही नहीं। परिवार स्कूल की सीसीटीवी फुटेज खंगालता है और उस चाचा का चेहरा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और ना उसके बारे में कुछ बताया जाता है। फ्लैशबैक खुलता है साल 2010। चेन्नई के मंगलापुरम इलाके में सर्वानंद उस वक्त कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। सुबह उसकी आंख वसूली एजेंट की गालियों से खुलती है। मेन गेट पर हमेशा ताला लगाकर रखता है ताकि लगे घर में कोई नहीं, और पिछले दरवाजे से आना जाना करता है। वह बिजली विभाग में मामूली तनख्वाह पर बिल कलेक्शन की नौकरी करता है। इतने में कर्ज चुकाना नामुमकिन है। एक सुबह वह अपने पसंदीदा ढाबे में खाना खाने जाता है, जहां रसोइयां गैरहाजिर होने से खुद डोसा बनाकर खाता है। तभी उसका दोस्त सथा शानदार गाड़ी से उतरकर आता है और पुराना उधार चुकाता है। सथा एक ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा है और लोगों का पैसा लगवाकर कमीशन कमाता है। वह कई बार सर्वानंद को भी पैसा लगाने के लिए मना चुका है, मगर सर्वानंद हमेशा टाल देता है। डर यही कि अगर पैसा डूब गया तो रिकवर कैसे होगा। उधर उसी दिन घर की 3 और अहम किरदार अपनी अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। मित्रा अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची है तो डॉक्टर उससे बच्चे के पिता के बारे में पूछता है और मित्रा का चेहरा उतर जाता है। जिस लड़के पर उसने भरोसा करके मित्रा ने अपना सब कुछ लुटा दिया था, उसी ने उसे धोखा दिया। घर लौटने पर पता चलता है कि जिस दलाल कंपनी को उसने 3 लाख रुपए एडवांस दिए थे, वह फ्रॉड निकली। मकान मालिक तक पैसा पहुंचा ही नहीं। मित्रा का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है और वह बेघर हो जाती है। दूसरी तरफ जैकी जानकी को डॉक्टर के पास लेकर आया है। जांच में गंभीर मामला लगने पर डॉक्टर अपने सीनियर प्रोफेसर से सलाह लेता है और दोनों मिलकर बताते हैं कि जानकी के फेफड़े में ट्यूमर है, कैंसर फैल रहा है, तुरंत ऑपरेशन जरूरी है। खर्च करीब 7 से 8 लाख। जैकी को इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन लगता है। जैकी के मरहूम पिता स्टंट मास्टर रामबो सिल्वराज
अपने रामबो ट्रस्ट के जरिए कई जरूरतमंदों की मदद कर चुके थे, मगर आज मदद मांगने पर जैकी को हर तरफ से निराशा मिलती है। माँ बेटा रात भर रोते हुए एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हैं और जैकी तय करता है कि किसी भी कीमत पर माँ को बचाएगा। इसी बीच सर्वानंद को उसकी गर्लफ्रेंड फोन पर बताती है कि उसके पिता को उनके रिश्ते का पता चल गया है और आज ही घर आने वाले हैं। सर्वानंद जल्दी जल्दी घर संवारता है। बड़े बिजनेसमैन पिता सर्वानंद की सरकारी नौकरी सुनकर संतुष्ट होते हैं। बातचीत अच्छी चलती है, सगाई लगभग तय हो जाती है, मगर तभी वसूली एजेंट घर के सामने आकर हंगामा खड़ा कर देता है। सर्वानंद उस एजेंट के सामने मिन्नतें करता कि वो शांत हो जाए, मगर एजेंट 5 साल की किस्तों के और बढ़ते ब्याज का हिसाब चिल्ला चिल्ला कर सुनाता है। गर्लफ्रेंड के पिता यह सुनकर रिश्ता तोड़ देते हैं। कर्जदार लड़के से बेटी की शादी कैसे करें? सर्वानंद पछताता रहता है। ये कर्ज माँ के सपने और अपना घर बनवाने के लिए लिया गया था। घर बना, मगर माँ जल्द ही चल बसी और विरासत में सर्वानंद को उनकी नौकरी और उनका कर्ज दोनों ही मिले हैं। शहर में उन दिनों इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम की खूब चर्चा है। अपराधियों के लिए वो यमराज के समान है। उसके आने के बाद से क्राइम रेट लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि वह किसी नियम कानून की परवाह किए बिना सख्ती से पेश आता है। हाल ही में उसने एक ड्रग तस्कर जोड़ी के हाथ तक तोड़ डाले थे। आम जनता उसकी इज्जत करती है, मीडिया उसकी आलोचना करती रहती है, मगर सुंदरम बेपरवाह अपने तरीके से काम करता रहता है। एक दिन सर्वानंद भी उसके सामने पेश होकर सब बताता है, मगर सुंदरम सारा दोष उसी पर मढ़ देता है कि कर्ज लिया है तो चुकाना ही होगा। लौटते वक्त सर्वानंद के परिचित होटल मालिक छुट्टी अन्ना अपने 12 दुकानों के बिजली बिल भरने के लिए पैसे और कागजात सर्वानंद को थमा देते हैं, जबकि आखिरी तारीख में अब भी 20 दिन बाकी हैं। वजह पूछने पर अन्ना बताते हैं कि आखिरी तारीख को भीड़ बहुत होती है, इसलिए पहले ही निपटाना बेहतर है। इसी बात से सर्वानंद के दिमाग में चिंगारी सुलगती है। कितने ही लोग भीड़ के डर से समय से पहले बिल चुका देते हैं। यहीं से एक नए स्कैम का बीज पड़ता है। उसी दिन दफ्तर में वसूली एजेंट फिर पहुंच जाता है और सर्वानंद तमाशा टालने के लिए अन्ना के दिए बिल के पैसों में से ही किस्त चुका देता है। उधर मित्रा भी अपने साथ हुए धोखे से सीख लेकर वही तरीका अपनाने की सोचती है। वह एक फर्जी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी खड़ी करती है। असली दफ्तर नहीं, बस एक चमकदार विजिटिंग कार्ड। वह दूर रहने वाले या व्यस्त मकान मालिकों को निशाना बनाती है, भरोसा दिलाती है कि उनकी कंपनी 1998 से किराया वसूली और मकान प्रबंधन का काम करती आ रही है, सिर्फ 10% कमीशन में, जो किराएदार से ही वसूल लिया जाएगा। उसकी बातों में लोग पिघल जाते हैं। किराएदारों से सिक्योरिटी के नाम पर लाखों जमा कराए जाते हैं और मित्रा शुरुआत में ही एक क्लाइंट से 5 लाख रुपए उड़ा लेती है। वह किराएदारों को असली मकान मालिक का पता कभी नहीं बताती। बहाना बनाती है कि मालिक विदेश में रहते हैं। जैकी माँ के ऑपरेशन के पैसे का इंतजाम न कर पाकर पिता के ट्रस्ट के नाम पर सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाता है। रातों रात हजारों रुपए चंदे में जमा हो जाते हैं और जल्द ही पूरी रकम इकट्ठा हो जाती है। मगर जब वे डॉक्टर सुब्रमणी के पास पहुंचते हैं, तब तक सीनियर प्रोफेसर नई रिपोर्ट देखकर डॉक्टर की गलती पकड़ चुके होते हैं। असल में जानकी को कोई ट्यूमर था ही नहीं। डॉक्टर सफाई देकर मामला रफा दफा कर देते हैं। जैकी शक जताता है, मगर जानकी उसे डांट कर चुप करा देती है। घर लौटकर जब जैकी चंदे का पैसा लौटाने की बात करता है, तो जानकी सख्ती से मना कर देती है, बल्कि अब वह इसी ट्रस्ट के नाम पर पैसा कमाने और जैकी को फिल्मी हीरो बनाने की योजना बना लेती है। जैकी ना मानते हुए मान ही जाता है। इसी बीच एक फोन करने वाले को जानकी की मासूम आवाज छूती है और वह भी 10,000 रुपए भेज देता है। सर्वानंद अन्ना के बिजली बिल के पैसे सरकारी खजाने में जमा ही नहीं करता। हाथ से लिखी एक पर्ची थमाकर बहाना बना देता है कि दफ्तर का प्रिंटर खराब है। भरोसेमंद अन्ना बिना शक के मान जाते हैं। यहीं से सर्वानंद को अंदाजा हो जाता है कि लोगों को छलना कितना आसान है। वह सथा के पास पहुंचकर एक दिन में मुनाफा कमाने का तरीका पूछता है। सथा बताता है कि उसकी ट्रेडिंग कंपनी के साथ ही पर्सनल ट्रेडिंग में एक दिन में 60% तक मुनाफा कमा लेते हैं। सर्वानंद पैसा लगाने को राजी हो जाता है। अगले दिन सर्वानंद दफ्तर के प्रिंटर में एक लोहे की गोली डाल देता है, जिससे प्रिंटर खराब दिखे। उसका कामचोर सीनियर साथी गंगाधर बहाना बनाकर बाहर खिसक जाता है और सर्वानंद को मैदान साफ मिल जाता है। वह ग्राहकों से नकद वसूलता है, हाथ से रसीद देता है और फिर चुंबक से गोली निकालकर सारा जमा पैसा सथा को इन्वेस्ट करने के लिए दे देता है। यह सिलसिला रोज चलता है। बॉस गोपी को शक होने लगता है, मगर गंगाधर अपना काम सर्वानंद पर डालने की वजह से
हर बार उसका बचाव कर देता है। करीब 10 दिन बाद सथा उसे मोटा मुनाफा लौटाता है, मगर सर्वानंद इससे संतुष्ट नहीं। वह खुद की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल लेता है। 20% रिटर्न के लालच में लोगों से पैसा जुटाकर सथा के जरिए 60% मुनाफा कमाता है, बाकी अपनी जेब में रखता है। दिलचस्प यह कि मित्रा और जानकी भी अपनी ठगी की कमाई बढ़ाने के लिए सर्वानंद के पास ही पैसा लगाने पहुंच जाती हैं। पहले छोटी रकम, फिर मुनाफा देख लालच बढ़ता जाता है। सर्वानंद की हालत सुधरती है, गाड़ी आ जाती है, गर्लफ्रेंड के पिता फिर से रिश्ते के लिए मान जाते हैं, सगाई हो जाती है। मित्रा 82 लाख रुपए और जानकी अपनी सारी जमा पूंजी 53 लाख रुपए तक लगा देती हैं। और भी कई लोग भरोसा करके पैसा लगाते हैं। सर्वानंद का पुराना कॉलेज दोस्त सबरी एक ऑफर लाता है। बंदरगाह पर आने वाली एक बड़ी खेप को बाहर निकालने में 1 करोड़ रुपए लगाकर 2 दिन में 6 करोड़ रुपए कमाने का मौका, जिसमें से सर्वानंद को 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। सर्वानंद राजी हो जाता है और सथा से सारा जमा पैसा निकलवाता है। रकम कम पड़ने पर वह खुद दफ्तर से बिजली बिल कलेक्शन का पैसा जुटाने पहुंचता है, मगर वहां उसका काउंटर संभाल रहे गंगाधर की जगह खुद बॉस गोपी बैठा मिलता है, जो प्रिंटर के बार बार खराब होने पर शक जाहिर कर चुका है। सर्वानंद तरकीब निकालता है। पड़ोस की दुकान पर चल रहे एक लाइव शो के होस्ट को फोन करके रजनीकांत की आवाज की नकल उतारता है और चालाकी से गोपी का नंबर लाइव दर्शकों को बंटवा देता है। हजारों फोन आने से गोपी काउंटर छोड़कर भाग जाता है और सर्वानंद मौका पाकर बचा हुआ पैसा भी जुटा लेता है। पूरे 10 करोड़ रुपए सबरी के हवाले कर दिए जाते हैं, मगर अगले ही दिन खबर आती है कि सबरी का कत्ल हो चुका है। सारा पैसा डूब जाता है और सर्वानंद अपना सबसे करीबी दोस्त भी खो देता है। मित्रा का सारा पैसा सर्वानंद के पास लगा होने से उसे भी किराया वक्त पर लौटाना मुश्किल हो जाता है। मकान मालिक इस बार सीधे किराएदारों से मिल लेते हैं और पूरी ठगी उजागर हो जाती है। मित्रा गिरफ्तार हो जाती है। जानकी और जैकी की चंदा ठगी भी पकड़ी जाती है और पैसा सर्वानंद के पास डूबे होने से वे भी लौटा नहीं पाते। पुलिस उन्हें भी पकड़ लेती है। सर्वानंद की इन्वेस्टमेंट कंपनी में मुनाफे की उम्मीद लिए बैठे लोग जब पैसा नहीं देखते और सर्वानंद ऑफिस से गायब मिलता है तो गुस्साई भीड़ दफ्तर में तोड़फोड़ कर देती है। इसके अलावा बिजली बिल का सारा पैसा हड़प लिए जाने से किसी ग्राहक का बिल जमा ही नहीं हुआ था। नतीजतन एक ही दिन में पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है। गुस्साई जनता बिजली दफ्तर और फिर सर्वानंद के घर तक पहुंच जाती है, मगर पुलिस समय रहते उसे बचाकर गिरफ्तार कर लेती है। थाने की कमान अब भी इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम के हाथ में है, जो बिजली गुल होने की असली वजह जानते हुए भी गुस्से से घूरने के अलावा कुछ नहीं करता। इस पूरे कांड से सर्वानंद की सगाई भी टूट जाती है। पूछताछ में मित्रा, जानकी और जैकी सब सर्वानंद का नाम लेते हैं और सर्वानंद अपने मृत दोस्त सबरी का। तभी सुंदरम फोन पर आदेश देता है कि सबका एनकाउंटर कर दिया जाए। हथकड़ी पहनाए जाने से ठीक पहले सर्वानंद इंचार्ज पर हमला बोलकर उसे सेल में बंद कर देता है और चारों वहां से भाग निकलते हैं। भागते वक्त सर्वानंद बाकी तीनों को अलग हो जाने को कहता है, मगर वे अपना डूबा पैसा वापस चाहते हैं और साथ बने रहने की जिद करते हैं। सर्वानंद बताता है कि सारा पैसा दोस्त सबरी को दिया था, जो अब मर चुका है। कोई भरोसा करने को तैयार नहीं, इसलिए सब तय करते हैं कि जब तक पैसा नहीं मिलता साथ ही रहेंगे, और यहीं से ये नकली परिवार शुरू होता है। मित्रा सर्वानंद के बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है और जीवा असल में मित्रा का बेटा है। अब हमारे सामने राज खोला जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में जीवा को ले जाने वाला चाचा कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम ही था। उसी थाने से यह चारों भागे थे। सुंदरम तक पहुंचने के लिए मंगलापुरम जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहां जनता का गुस्सा अब भी भड़का हुआ है। फिर भी सर्वानंद कहता है कि जीवा भले उसका सगा बेटा ना हो, मगर जीवा के लिए वही उसका पापा है और वह जरूर बचाने आएगा। चारों मिलकर सुंदरम के सामने सरेंडर करने पहुंच जाते हैं। सुंदरम हंसते हुए खुलासा करता है, उसने ही उन्हें भागने का मौका दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। ईमानदार अफसर की छवि के पीछे वह असल में एक माफिया है। किडनैपिंग, तस्करी, हत्या सब कुछ पैसे के लिए करता आया है ताकि रिटायरमेंट के बाद ऐशो आराम की जिंदगी बिता सके। सट्टेबाजी में उसने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी है और अब इन चारों टॉप क्लास ठगों से पैसा कमवाना चाहता है। भरोसा दिलाने के लिए वह जीवा से फोन पर बात करवाता है। जीवा बताता है कि उसकी व्हीलचेयर चेन से बंधी है, जगह किसी फैक्ट्री जैसी है और 2 आदमी पहरा दे रहे हैं। सुंदरम साफ धमकी देता है, पैसा नहीं तो जीवा वापस नहीं मिलेगा। मजबूर होकर सर्वानंद हामी भरता है। उसे याद आता है कि शहर में एक बंद पड़ा टोल प्लाजा है। अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के पिता के टोल कारोबार से मिली जानकारी की वजह से पता चलता है कि वह टोल प्लाजा किसी केस की वजह से 3 साल से बंद पड़ा है।
सर्वानंद उसे अवैध रूप से चालू करने का प्लान बनाता है, जिससे हर गुजरने वाली गाड़ी से टोल वसूला जाएगा और 1 रुपया भी सरकार तक नहीं पहुंचेगा। मगर सर्वानंद इससे भी आगे की सोचता है। टोल प्लाजा से ज्यादा दिन तक बड़ी रकम नहीं बटोरी जा सकती, तो वह सुंदरम को एक और झांसा देता है। वो उसे अपने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोस्त के पास ले जाता है। वो दोस्त सुंदरम को बिना तेल के पानी से बिजली बनाने वाला हाइड्रो जनरेटर दिखाता है, जो उसने बनाया है। सर्वानंद बोलता है कि टोल से मिलने वाला पैसा इसमें लगाकर सुंदरम पेटेंट के जरिए जीवन भर की कमाई कर सकता है। सुंदरम लालच में आकर एग्रीमेंट कर लेता है। अपनी पहचान छुपाने के लिए चारों फिल्म शूटिंग के बहाने मेकअप आर्टिस्ट से कोरियन लुक तैयार करवाते हैं। अगला कदम, अखबार में खबर छपवाना कि एक कोरियन परिवार ने टोल प्लाजा लीज पर लिया है। इसके लिए वे पत्रकार अर्ना को निशाना बनाते हैं। रास्ते में पुलिस चेकपोस्ट पर रोकती है, मगर उनकी विदेशी भाषा जैसी बड़बड़ और मेकअप देखकर जाने देती है। अर्ना के फ्लैट पर पहुंचकर जानकी उसका ऑर्डर किया पिज्जा रिसीव कर लेती है। मित्रा उसमें बेहोशी की दवा मिला देती है और सर्वानंद डिलीवरी बॉय बनकर पिज्जा पहुंचाकर दरवाजे का लॉक जाम कर देता है। पिज्जा खाकर अर्ना बेहोश हो जाता है। सर्वानंद और मित्रा अंदर घुसकर उसके लैपटॉप से टोल प्लाजा की खबर टाइप कर एडिटर को भेजने की कोशिश करते हैं, मगर इंटरनेट ऑफिस नेटवर्क से जुड़ा होने की वजह से अटक जाता है। इसलिए सर्वानंद पिज्जा डिलीवरी बॉय के भेस में अर्ना का लैपटॉप, मोबाइल और एक्सेस कार्ड लेकर उसके ऑफिस पहुंचता है। रिसेप्शन स्टाफ को आवाज की नकल कर बाहर बुलाकर टॉयलेट में जाकर खबर भेज देता है। इस बीच जैकी अर्ना के फ्लैट पर निगरानी रखता है और अचानक अर्ना को होश आने पर उसे मजबूरन फिर से बेहोश करना पड़ता है। जानकी सड़क पर गाड़ी खाड़ी कर एम्बुलेंस को रोक देती है ताकि सर्वानंद लौटकर सारा सामान वापस रख सके। योजना कामयाब होती है और अगली सुबह अखबार में टोल प्लाजा की खबर छप जाती है। प्रशासन को साधने के लिए वे डिप्टी सीएम वर्धराजन और लोकल एमएलए सेंथिल को निशाना बनाते हैं। पता चलता है कि मंत्री एक खास सैलून में बाल कटवाते हैं। सर्वानंद वहां नाई बनकर पहुंचता है। बाल काटने के बाद वो मंत्री को आई मास्क लगाकर आराम करने का सुझाव देता है। मंत्री मान जाता है और इसी बीच सर्वानंद मंत्री के फोन से उनकी आवाज की नकल कर एमएलए सेंथिल को कॉल करने की योजना बनाता है। जैकी राब्ता कंपनी के स्टाफ के भेस में सेंथिल से मिलता है और जानकी को वीडियो कॉल पर सीईओ कमला कीर्तिवासन के रूप में पेश करता है, जो प्लेन में सफर करती दिखाई जाती है। तभी एक तकनीकी अड़चन आती है। मंत्री का फोन साइड में रखते वक्त गाना बजने लगता है, जिससे सर्वानंद कॉल नहीं कर पाता। जानकी वक्त खींचने के लिए नेटवर्क खराब होने का नाटक करती है। मित्रा सुझाव देती है कि आईफोन में कॉल फॉरवर्डिंग ON करके अपने नंबर पर सेट कर दिया जाए। जैसे ही यह होता है, सेंथिल का कॉल फॉरवर्ड होकर सर्वानंद के पास आता है और वह मंत्री की आवाज में सेंथिल को टोल प्लाजा में पूरी मदद का हुक्म दे देता है। पार्टी हाईकमान का आदेश समझकर सेंथिल राजी हो जाता है। पुलिस को साधने के लिए सर्वानंद सीनियर सिटीजन बनकर थाने पहुंचता है और टोल प्लाजा व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराने की धमकी देता है। घबराया इंस्पेक्टर सेंथिल को फोन करता है, जो साफ मना कर देता है कि टोल प्लाजा के खिलाफ कोई केस दर्ज न हो। इस तरह पुलिस भी मैनेज हो जाती है। एमएलए सेंथिल खुद फीता काटकर टोल प्लाजा का उद्घाटन करता है और कुछ ही दिनों में 1 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। इधर सुंदरम हाइड्रो जनरेटर को लेकर प्रेस ब्रीफिंग तक कर देता है और 4 निवेशकों से 50 करोड़ रुपए का ऑफर पा लेता है। सर्वानंद और साथी टोल से जुटाए पैसे लेकर सुंदरम के पास पहुंचते हैं और जीवा को छोड़ने की मांग करते हैं, मगर सुंदरम पलट जाता है। उसे शक है कि इन्हें उसके सारे राज पता चल चुके हैं, इसलिए वह सबको खत्म करने की ठान लेता है। सर्वानंद पहले से इस चाल को भांप चुका होता है। वह आखिरी बार जीवा से बात करने की गुजारिश करता है और बातों बातों में पहरेदारों की संख्या जान लेता है। फिर जीवा को दौड़ लगाने और मोबाइल लोकेशन शेयर करने को कहता है, क्योंकि असल में जीवा के पैरों में कोई खराबी थी ही नहीं। स्कूल में सस्ती फीस पर दाखिला दिलाने के लिए सर्वानंद ने ही उससे यह नाटक करवाया था। इस खुलासे से सुंदरम का ध्यान भटकते ही चारों उस पर हमला कर बंदूक छीन लेते हैं और पैसों के बैग समेत भाग निकलते हैं, जहां दोस्त सथा गाड़ी लेकर पहले से तैयार मिलता है। लाइव लोकेशन से जीवा की जगह का पता चलता है। सर्वानंद बिजली विभाग के गंगाधर को फोन करता है, जो पहले से मदद का वादा कर चुका होता है। गंगाधर पूरे चेन्नई की बिजली गुल कर देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर वे जीवा को सुरक्षित छुड़ा लेते हैं। बाद में सुंदरम को पता चलता है कि हाइड्रो जनरेटर वाला पूरा किस्सा और 50 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट ऑफर दोनों ही सर्वानंद और साथियों का रचा हुआ जाल थे, ताकि उसका ध्यान भटका रहे। सुंदरम आग बबूला हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्कैम करने के जुर्म में सबको खत्म करने की धमकी देता है। तभी सर्वानंद एक और राज खोलता है। पत्रकार अर्ना के घर पर उसे दोस्त सबरी की एक फाइल मिली थी, जिससे पता चला कि सबरी का कत्ल सुंदरम ने ही करवाया था और पैसा भी
उसी ने हड़पा था। इस सच्चाई ने सर्वानंद के अंदर बदले की आग भड़का दी थी। बाद में अरुणा से मुलाकात में यह भी पता चलता है कि उसके पास सुंदरम के खिलाफ पक्के सबूत मौजूद हैं। यही नहीं, टोल प्लाजा घोटाले की पूरी योजना बनाते वक्त जैकी की जेब में छिपे पेन कैमरे में सुंदरम का चेहरा और आवाज दोनों रिकॉर्ड हो चुके थे। सर्वानंद वह रिकॉर्डिंग न्यूज चैनलों को लीक कर देता है, जिससे सुंदरम का असली चेहरा जनता के सामने आ जाता है। थोड़ी ही देर में सेंट्रल ब्यूरो सुंदरम को गिरफ्तार कर ले जाती है। अंत में सारे झंझट खत्म कर चारों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस नए अध्याय को साफ सुथरा रखने के लिए वे टोल प्लाजा से जुटाया सारा पैसा उन्हीं लोगों को लौटा देते हैं जिन्हें उन्होंने पहले ठगा था। बोझ से आजाद होकर वे अब चैन की जिंदगी की तरफ बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।